हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश की जो आपकी गुलमोहर बुक है उसका लेसन नंबर 8 माय अननोन फ्रेंड। और आज इसी चैप्टर के हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस। मेरे आज के वीडियो से पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर में से आप लोगों को 2 वीडियोस दे चुकी हूँ, विच इज़ नंबर 1 इस पूरे चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड नंबर 2 इस पूरे चैप्टर की डिटेल्ड समरी। तो अगर आपसे वो दोनों वीडियोस मिस हो गए तो जल्दी से जाइए एंड उसको देख कर आइए सो दैट आप मेरे साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स में रिलेट कर पाएँ। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। एंड ये रहा हमारा फर्स्ट सेगमेंट, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपको गिवन है, आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है अपने वर्ड्स में यानी अपनी लैंग्वेज में। ये जो सेंटेंसेस हैं आपके चैप्टर से ही रिलेटेड हैं। फर्स्ट वन, द स्पीकर हैड नो आइडिया हु द मैन वॉज बट। स्पीकर को यानी हमारे इस चैप्टर के राइटर स्टीफन लीकॉक को कोई आइडिया नहीं था कि उनके साथ ट्रेन में बैठा हुआ कंपार्टमेंट में जो पर्सन था वो कौन था, लेकिन फिर भी he continued the conversation under the belief this was someone he had met and forgot। लेकिन उन्होंने उससे बातचीत करते रहे क्योंकि उनको ऐसा बिलीफ था, ऐसा यकीन था कि शायद वो पहले इस आदमी से मिल चुके हैं और मिलकर भूल गए हैं, उनको याद नहीं आ रहा कि ये पर्सन कौन है। नेक्स्ट, थ्रू आउट द कॉन्वर्जेशन द स्पीकर वॉज। पूरी कॉन्वर्जेशन, पूरी बातचीत में जो हमारे स्पीकर जो राइटर हैं स्टीफन लीकॉक, वो क्या थे? ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट डिटेल्स एंड पिन पॉइंट हु द स्ट्रेंजर वॉज। पूरी डिटेल्स जानने की कोशिश कर रहे थे कि स्ट्रेंजर आखिर है कौन। ओके, स्पीकर एंजॉयज द एक्सचेंज। ये जो एक्सचेंज है, कॉन्वर्जेशन, ये जो डायलॉग्स की अदला बदली हो रही है स्पीकर और स्ट्रेंजर के बीच में, स्पीकर इस चीज़ को एंजॉय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनके लिए एक तरीके का चैलेंज था। एंड वो क्या ट्राई कर रहे थे? टू गेट द बेटर आउट ऑफ द स्ट्रेंजर, ताकि स्ट्रेंजर के अंदर से वो पूरी बात निकाल पाए और उनको ये आइडिया लग जाए कि आखिर ये कौन है, क्या मैं इसको जानता हूँ भी कि नहीं। नेक्स्ट, जो स्ट्रेंजर था वो जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, ऐसी एक्टिंग कर रहा था टू नो द स्पीकर, कि भाई वो पहले से ही स्पीकर को जानता है। इन ऑर्डर टू, तो वो ऐसा क्यों कर रहा था स्ट्रेंजर? टू स्टील मनी, ताकि वो एंड में कुछ पैसे चुरा ले या कुछ पैसे लूट पाए हमारे स्पीकर से, और उसने ऐसा किया भी। नेक्स्ट, जो स्ट्रेंजर था इज एबल टू पुल ऑफ दिस बिकॉज ही चूजेस पीपल हु लुक लाइक दे एंजॉय कॉन्वर्जेशन विद पीपल। ओके, तो स्ट्रेंजर ने ये कॉन्वर्जेशन पुल ऑफ करी, यानी बेसिकली वो जीत गया, अपने मकसद में कामयाब हो गया, क्योंकि वो यूजुअली उन तरीके के लोगों को ही चूज़ करता है जो उसको ऐसा दिखते हैं कि हाँ ये कॉन्वर्जेशंस को, बातचीत को एंजॉय करेंगे, मेरे साथ बात करने में इंटरेस्टेड होंगे, तभी तो इनसे मैं कुछ ना कुछ बात करके इनको बेवकूफ़ बनाऊंगा। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चंस गिवन है, इनके आपको आंसर्स देने। ओके, फर्स्ट, he had on a long fur lined coat and he carried a $50 suitcase। अब ये जो लाइन है ये आपके चैप्टर के पैरा नंबर 1 की लाइन है। ये कौन कहता है? ये सोचते हैं स्पीकर कहते हैं कि वो जो स्ट्रेंजर था उसने बड़ा सा फर लाइन महंगा सा कोट पहना हुआ था और उसने $50 का सूटकेस यानी काफ़ी महंगा सूटकेस कैरी किया हुआ था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन का फर्स्ट देखते हैं, ए पार्ट देखते हैं। नरेटर ये डिटेल्स क्यों मेंशन कर रहे हैं स्ट्रेंजर के बारे में, वो हमें बताना है। तो आंसर है टू शो दैट ही वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट, ये दिखाने के लिए कि जो स्पीकर हैं वो काफ़ी ऑब्जर्वेंट है, बहुत ध्यान देते हैं लोगों के अपीयरेंस पे, एंड उन्होंने इन डिटेल्स को बहुत डीपली नोटिस किया, इसीलिए वो ये बता रहे हैं डिटेल्स। नेक्स्ट, इन वॉट वे डज दिस अफेक्ट द वे द नरेटर व्यूज द मैन। इन सब डिटेल्स ने नरेटर को किस तरीके से अफेक्ट किया, यानी नरेटर यानी जो बेसिकली हमारे स्पीकर हैं, जो हमारे चैप्टर के राइटर हैं स्टीफन लीकॉक, उन्हीं की बात हो रही है कि उस मैन के बारे में उनके जो व्यूज़ थे वो कैसे अफेक्ट हुए इन डिटेल्स के बाद। तो इससे जो दिस मेड द नरेटर पे अटेंशन टू द पर्सन, क्योंकि महंगी महंगी चीज़ें वो लेकर आया था, तो इससे हमारे नरेटर कहीं ना कहीं बहुत ध्यान दे रहे थे उस इंसान पर कि आखिर इंसान है कौन। और साथ ही साथ वो जो स्ट्रेंजर था वो काफ़ी वेल ड्रेस था, यानी काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे, और नरेटर ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये इंसान चोर हो सकता है, कि जो इतना महंगे कपड़े और इतना प्रेजेंटेबल पर्सन लग रहा है तो ये चोर तो नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज दिस अफेक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन देम। इन डिटेल्स की वजह से दोनों स्पीकर एंड स्ट्रेंजर के बीच में जो इंटरेक्शन, जो बातचीत हुई, वो कैसे अफेक्ट हुई। तो जो पर्सन था वो
मतलब पर्सन कौन, जो स्ट्रेंजर था, वो हमारे नरेटर का अटेंशन सीख कर पाया, यानी उनका ध्यान अपने ऊपर आकर्षित कर पाया अपने अपीयरेंस की वजह से, यानी महंगे महंगे कपड़े और सूटकेस की वजह से। और उन्होंने और उस स्ट्रेंजर ने कहीं ना कहीं हमारे नरेटर को मैनिपुलेट भी किया, यानी कॉन्वर्जेशन करके, बातचीत करके उनको अपनी बातों में घुमाया फिराया, ओके, बातों में गोलमोल किया और बेवकूफ़ बनाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ्स 3 to 9 रिकॉर्ड द एक्सचेंज बिटवीन टू मैन। अगर आप अपने चैप्टर का पैराग्राफ 3 से लेकर 9 तक पढ़ोगे तो आपको दोनों आदमियों के बीच में एक्सचेंज पता चलेगा, यानी स्पीकर और स्ट्रेंजर के बीच में क्या कॉन्वर्जेशन हुई, ये पूरी आपको पढ़ने को मिलेगी। ओके, उन पैराग्राफ में से कौन सी ऐसी लाइन है दैट इंडिकेट दैट समथिंग मे नॉट बी क्वाइट राइट, जिससे आपको ये पता चलता है कि कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है, जो सही नहीं है। तो पैराग्राफ नंबर 6 में एक लाइन है, Who indeed I thought to myself indicates that something may not be quite right। तो ये जो लाइन है, ये राइटर जो हैं वो खुद से सोचते हैं कि हाँ सच में मैंने खुद से भी सोचा, मैंने खुद से भी सोचा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ शायद सही नहीं है, यानी उनको डाउट जा रहा था कि ये पर्सन से मैं मिला हूँ कि नहीं। वो अपने ऊपर डाउट कर रहे थे कि मैं शायद मिल के भूल गया हूँ इस इंसान से, लेकिन वो कभी मिले ही नहीं थे क्योंकि वो एक चोर था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज दिस सजेस्ट, इस लाइन से आपको क्या क्या समझ में आता है? तो इससे ये सजेस्ट आता है कि जो समझ में आता है कि जो स्पीकर है वो इतने प्लीज्ड नहीं है, यानी इतना खुश नहीं हुए हैं उस दूसरे आदमी को देखकर, उस स्ट्रेंजर को देखकर। क्यों? क्योंकि वो उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, पहचान ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अपने दिमाग में बहुत ज़ोर लगा लिया लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा उनको। नेक्स्ट, आई नो जस्ट हाउ टू डील विद द सिचुएशन। अब ये जो लाइन है ये आपको पैरा 10 में से मिलेगी, और ये जो है ये स्पीकर सोचते हैं कि मुझे पता है इन तरीके की सिचुएशंस में से कैसे डील करना है और कैसे बाहर निकलना है। कैसी सिचुएशन? वो सिचुएशन जिसमें कोई आपसे आके बात कर रहा है, मिल रहा है, और आपको याद ही नहीं आ रहा कि सामने वाला पर्सन कौन है। ओके, तो किस टाइप की सिचुएशन की यहाँ पर बात हो रही है और स्पीकर कौन सी सिचुएशन के बारे में यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो बताना है। तो स्पीकर उस सिचुएशन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं जहाँ पर वो किसी इंसान को याद नहीं कर पा रहे या रिकग्नाइज यानी पहचान नहीं कर पा रहे कि भाई सामने वाला बंदा कौन है, और बल्कि सामने वाला तो क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है, अरे भाई मैं तो तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड हूँ, पुराना दोस्त हूँ, लेकिन आपको याद ही नहीं आ रहा। तो इस तरीके की सिचुएशन से कैसे डील करना है ऐसा स्पीकर को आता है अच्छे से, ऐसा वो सोच रहे थे। नेक्स्ट, हाउ वॉज ही गोइंग टू डील विद इट। अब इस सिचुएशन से स्पीकर कैसे डील करेंगे? तो इस सिचुएशन में वो ही विल बी स्टेइंग काम, वो शांत रहेंगे और बहुत कॉन्फिडेंटली एक्ट करेंगे जैसे कि हाँ मैं भी आपको पहचानता हूँ। वो सामने वाले आदमी से बात करेंगे और बात करके उनको पता लग जाएगा दैट हु द पर्सन इज रियली इज, यानी फाइंड आउट हु ही रियली वॉज, कि कौन है वो इंसान। नेक्स्ट, पैराग्राफ्स नंबर 26 से लेकर 39 में हमारे स्पीकर ने कौन सा प्लान इस्तेमाल किया ये पहचानने के लिए कि वो स्ट्रेंजर है कौन। उन्होंने क्यों ये प्लान यूज़ किया और क्या उनका ये प्लान काम किया, ये आपको बताना है। तो पैराग्राफ्स नंबर 27 से लेके 36 तक की अगर हम बात करें, या बेसिकली 26 से 39 की बात करें, तो जो हमारे स्पीकर हैं वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उस सामने वाले स्ट्रेंजर से। सिंपली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उनके क्वेश्चंस का, बल्कि कुछ सवाल खुद से भी पूछ रहे हैं। ये इनका बहुत बोल्ड प्लान था ताकि वो सामने वाले से पूछ पाएँ और समझ पाएँ कि वो तुम हो कौन, और उसको रिकग्नाइज कर पाएँ, पहचान पाएँ कि तुम हो कौन। इस प्लान की मदद से उन्हें ये उम्मीद थी कि वो समझ जाएंगे कि सामने वाला इंसान आखिर है कौन। बेसिकली उनका प्लान डिड नॉट वर्क, उनका प्लान काम नहीं किया क्योंकि सामने वाले आदमी ने उनके क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आंसर भी दिया, लेकिन फिर भी हमारे स्पीकर उसको आइडेंटिफाई यानी पहचान नहीं पाए क्योंकि वो उससे कभी मिले ही नहीं थे, वो तो एक चोर था। ओके, नेक्स्ट, पार्डन मी आई सेड अनॉयड एट माई ओन स्टूपिडिटी। अब ये लाइन आपको पैराग्राफ नंबर 47 से मिलेगी।
यहाँ पर राइटर बोलते हैं, ये वर्ड्स राइटर ने बोले, अरे अरे माफ़ कीजिएगा, और राइटर कहते हैं कि मैं अपनी बेवकूफ़ी, अपनी स्टूपिडिटी पर ही अनॉयड था, यानी कि चिड़चिड़ हो रहा था। तो कौन सी स्टूपिडिटी की यहाँ पर हमारे स्पीकर बात कर रहे हैं? द स्पीकर इज रेफरिंग टू हिज मिस्टेक इन सेइंग दैट द पर्सन हु वाज सपोज्ड टू हैव डाइड यूज्ड टू स्मोक। अब यहाँ पर स्ट्रेंजर जो हैं वो स्पीकर से कहते हैं कि अरे मुझे तुम्हारे लॉस, तुम्हारे जो लॉस हो गया तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी ग्रैंड मदर की जो डेथ हो गई, उससे मुझे बहुत दुख है। तो स्पीकर कहते हैं हाँ, वो लास्ट मोमेंट में स्मोक करती थी, मतलब वो जो जिस पर्सन की डेथ हुई वो लास्ट मोमेंट पे जब मरने वाली थी तो वो स्मोक करती थी। तो वो कहता है क्या तुम्हारी ग्रैंड मदर स्मोक करती थी? तो वो कहता है ओ सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे राइटर को बताया नहीं था स्ट्रेंजर ने कि तुम्हारी ग्रैंड मदर की डेथ की बात हो रही है। राइटर तो ऐसे ही किसी का भी नाम गेस कर रहे थे कि ओके उसकी डेथ हो सकती हुई होगी। ओके, तो इस स्टूपिडिटी पे उनको खुद पे गुस्सा आ रहा था कि बताओ मैं ग्रैंड मदर के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, वाई कुड इट बी स्टूपिड? ये सिचुएशन इतनी स्टूपिड क्यों थी? इसीलिए इतनी स्टूपिड थी क्योंकि राइटर को ये पता ही नहीं था कि सामने वाला आदमी किसको रेफ़र कर रहा है, यानी किसके बारे में बोल रहा है कि हाँ इस पर्सन की तुम्हारी लाइफ में डेथ हो चुकी है। और बिना सोचे जाने पहचाने स्पीकर जो है उसके लिए कह रहा था कि हाँ हाँ वो स्मोक करती हैं, बल्कि वो तो किसकी बात कर रहा था? स्पीकर की ग्रैंड मदर की। तो इसीलिए उनको लग रहा था कि मैंने गलत चीज़ बोल दी। नेक्स्ट, हिज फेस वॉज एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब क्या होता है? ट्रबल्ड या परेशान। जब आप परेशान होते हो बहुत किसी सिचुएशन को लेके तो आप एजिटेटेड होते हो। तो ये चीज़ राइटर अपने दिमाग में सोचते हैं कि उस स्ट्रेंजर का चेहरा अचानक से बहुत नर्वस हो गया, ट्रबल्ड फील करने लगा उसको। तो स्ट्रेंजर का फेस इतना एजिटेटेड क्यों हो गया था? क्या सिचुएशन थी? तो स्ट्रेंजर का फेस इतना एजिटेटेड इसलिए था क्योंकि उसने हमारे स्पीकर से कहा कि ही हैज़ मिस्ड हिज स्टॉप, यानी ये तो एक स्टेशन आ गया, मुझे तो पिछले स्टेशन पे उतरना था, मैं अपना पिछला स्टेशन, अपना स्टॉप मिस कर गया हूँ मैं हमारी बातचीत की वजह से। ट्रेन एक जंक्शन, एक स्टेशन पर आ गई थी और उसको तो प्रीवियस स्टेशन यानी पहले वाले स्टेशन पर उतरना था, उसको नीचे उतरना था और किसी को टेलीग्राम यानी कि लेटर भेजना था ये कहते हुए कि भाई मैं तो अपना स्टॉप, अपना स्टेशन मिस कर गया हूँ। लेकिन वो अपना सूटकेस ओपन नहीं कर पा रहा था और उसके सूटकेस में ही उसके पैसे रखे थे, इसलिए वो काफ़ी एजिटेटेड यानी टेंशन में दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट, स्ट्रेंजर की इस प्रॉब्लम को देखकर स्पीकर का क्या रिएक्शन है, क्या था रिएक्शन, वो आपको बताना है। तो स्पीकर उस बेचारे स्ट्रेंजर के लिए बहुत सिंपैथेटिक यानी कि बहुत दया आ रही थी कि अरे बताओ स्टेशन छूट गया उसका, अब सूटकेस भी निकल रहा बेचारे के, इसी में ही पैसे रखे हैं, और वो चाहता था कि सामने वाला आदमी यहाँ से चला जाए। स्पीकर चाहते थे कि सामने वाला आदमी की मदद हो जाए, वो जल्दी से उतर जाए, नहीं तो वो ये स्टेशन को भी मिस कर देगा। इसलिए उन्होंने मदद के तौर पर उसको कुछ पैसे ऑफर किए ताकि वो उस पैसे के यूज़ करके टेलीग्राम यानी कि लेटर लिख पाए। ओके, नेक्स्ट, डज द राइटर ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज लॉस? अब राइटर क्या खुद को ब्लेम कर रहे हैं अपने लॉस की वजह से? कौन से लॉस की बात हो रही है यहाँ पे? कि भाई वो आदमी तो चोर निकला, उसने एक्टिंग करके स्पीकर से पैसे लूट लिए यानी ऐंठ लिए। तो अपनी इस बेवकूफ़ी के लिए क्या वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं? अगर यस तो क्यों, और ये लॉस क्या था ये भी आपको बताना है। तो हाँ, राइटर ऑब्वियसली क्लियरली इस लॉस के लिए खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा कि वो ही वॉज ट्राइंग टू बी टू क्लेवर, उन्हें ऐसा लगा कि मैं बहुत होशियार हूँ, समझदार हूँ, इस स्ट्रेंजर से बातचीत करके मैं पता लगा लूँगा कि ये कौन है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्ट्रेंजर तो उनसे 1.5 शाणा निकला। यस, वो तो उनको पहले से ही ऐसा बिहेव कर रहा था कि मैं तुम्हें रिकग्नाइज़ करता हूँ, तुम्हें पहचानता हूँ। स्ट्रेंजर के पास मानो उन्होंने खुद एक अपॉर्चुनिटी, एक खुद मौका दिया है कि भाई आओ और तुम मुझसे पैसे ले लो। तो यस, राइटर खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट टाइम दैट आई फॉल इन टू टॉक विद अ कैजुअल स्ट्रेंजर इन अ कार, आई शैल नॉट ट्राई टू बी क्वाइट सो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली क्लेवर। अब ये लाइन राइटर जो है खुद से सोचते हैं, खुद अपने मन में सोचते हैं कि अब अगली बार कभी मैं किसी ऐसे स्ट्रेंजर, किसी अजनबी से अगर कार में मिला, कार मतलब किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिला, तो मैं इतना क्लेवर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं चुप रहूँगा, नहीं तो फिर से कोई मुझे बेवकूफ़ बना के जाएगा। व्हाट इज़ द मेन इमोशन इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा मेन इमोशन है जो राइटर हमारे एक्सप्रेस कर रहे हैं? तो एक्सप्रेस जो कर रहे हैं वो है रिग्रेट। उन्हें खेद है, उन्हें रिग्रेट है, उन्हें पछतावा है कि मैंने
कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट एक्ट किया और वो मेरे लिए मुसीबत बन गई, मेरे पैसे लुट गए। नेक्स्ट, क्या हमारे स्पीकर इसीलिए दुखी हैं क्योंकि उनको किसी ने चीट किया, उनको किसी ने बेवकूफ़ बनाया और उनके पैसे लिए, या फिर वो बैटल ऑफ विट्स हार गए इसीलिए अपसेट हैं? अब बैटल ऑफ विट्स क्या होता है, जब आप एक्सप्लेनेशन का मेरा वीडियो देखेंगे तो फर्स्ट स्लाइड पे ही मैंने आपको ये इडियम एक्सप्लेन किया है। बैटल ऑफ विट्स वो होता है जब दो लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और ये एक मेंटल गेम टाइप का समझो आप, जिसमें आप सामने वाले को आउटविट करने की कोशिश करते हो, यानी मैं तुझसे ज़्यादा समझदार हूँ, बातों में तुझसे ज़्यादा माहिर हूँ, हाजिर जवाबी हूँ, क्विक थिंकिंग है आपके अंदर, तो आप उससे ये बैटल, ये विट्स, ये इंटेलिजेंस की लड़ाई जीत सकते हो। अब क्योंकि स्ट्रेंजर एंड स्पीकर दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो ये उनकी बैटल ऑफ विट्स थी, क्योंकि स्ट्रेंजर चाह रहा था कैसे मैं इनके पैसे लूटूं ये बैटल जीत के, और स्पीकर चाह रहे थे कैसे मैं ये जान पाऊँ कि स्ट्रेंजर आखिर है कौन। तो हमारे स्पीकर क्या इसलिए दुखी थे कि उनके पैसे लुट गए, या वो इसलिए दुखी थे कि वो बैटल ऑफ विट्स हार गए? तो बेसिकली वो बैटल ऑफ विट्स हार गए, इसीलिए वो दुखी थे, क्योंकि वो बार बार काउंट कर रहे थे अपने दिमाग में कि अच्छा अब ये पॉइंट भी, ये क्वेश्चन में भी मैं उससे जीत गया, इसमें मैंने उसको आउटविट कर दिया, तो वो अपने दिमाग में ये चीज़ें सोच रहे थे। हैविंग लॉस्ट टू द स्ट्रेंजर अपसेट हिम मोर देन लूजिंग अ मनी। पैसे खो जाने से ज़्यादा अपसेट वो इस बात के थे कि भाई मैं तो स्ट्रेंजर से ये बैटल ऑफ विट्स हार गया, यानी उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। ओके, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज़ अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो कॉन्वर्जेशन है, पूरी बातचीत है, वो हमारे स्पीकर और एक स्ट्रेंजर के बीच में है। ये हम अगर पढ़ेंगे तो हमको ये एक पूरा ड्रामा जैसा दिखाई देता है, जहाँ पर स्पीकर जो है कुछ एक्सप्रेशंस भी ऐड कर रहे हैं साइड बाय साइड अपनी तरफ से। यस, जैसे वो शब्द जो वो खुद से बोल रहे हैं अपने मन में, अपने आप से बोल रहे हैं, जैसे कि आप पैरा 6 में देखोगे, उनके वर्ड्स आपको समझ में आएंगे। वाई डज द स्पीकर एक्ट इन दिस मैनर? स्पीकर इस तरीके से क्यों एक्ट कर रहे हैं कि बीच बीच में खुद से भी अपने मन में बातें कर रहे हैं? तो फर्स्ट इसका ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लॉन्ग टाइम आई रिपीटेड विद समथिंग ऑफ अ नोट ऑफ सैडनेस। तो स्पीकर यहाँ पर कहते हैं हाँ काफ़ी लंबा समय हो गया है हम लोगों को मिले हुए, और फिर ये मैंने चीज़ रिपीट करी सैडनेस में, यानी मैंने भी दुख जाहिर किया कि अरे बहुत टाइम हो गया यार, हम लोग तो मिले ही नहीं। तो ऐसा उन्होंने स्ट्रेंजर से कहा। तो यहाँ पर स्पीकर एक नोट ऑफ सैडनेस, यानी एक दुख, दर्द से इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो सामने वाले को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई इतने लंबे समय से वो एक सेपरेटेड हैं अपने पुराने दोस्त से, तो उससे वो भी सफ़र कर रहे थे, उससे वो भी दुख में थे कि मैं अपने दोस्त से इतने ज़्यादा समय से मिल नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे इमोशन क्या है? सैडनेस का इमोशन है। ओके, नेक्स्ट, नेवर आई सेड फर्मली एंड फ्लैटली। कभी नहीं, मैंने ये चीज़ बहुत फर्मली बोली और फ्लैटली बोली। तो ये लाइन्स हमारे किसने बोली है? स्पीकर ने बोली है। तो स्पीकर ने ये लाइन इसलिए बोली क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो डिस्कशन है वो ओल्ड प्लेस की तरफ जाए। यहाँ पर जो स्ट्रेंजर है वो स्पीकर से पूछते हैं कि क्या तुम उस ओल्ड प्लेस गए? अब स्पीकर को पता ही नहीं कि सामने वाला बंदा कौन से ओल्ड प्लेस की बात कर रहा है, तो उन्होंने कहा नेवर आई सेड फर्मली एंड फ्लैटली, कि नेवर, मैं कभी नहीं गया, ताकि कहीं ना कहीं स्पीकर ये चाह रहे थे कि ये जो पूरा कॉन्वर्जेशन है ओल्ड टॉपिक से कहीं निकल जाए। ओल्ड टॉपिक पूरे कॉन्वर्जेशन से वो निकाल के बाहर फेंक देना चाहते थे क्योंकि उनको उस ओल्ड टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट, नॉट नाउ आई सेड वेरी जेंटली। अभी नहीं, मैंने ये चीज़ बहुत जेंटली बोली। अगेन ये लाइन भी हमारे स्पीकर ने ही बोली है। तो सामने वाले से उन्होंने ये चीज़ इसलिए बोली बिकॉज ही मे नॉट केयर टू गो बैक टू द ओल्ड प्लेस, क्योंकि अब स्पीकर उस ओल्ड प्लेस पर नहीं जाना चाहते उनके मुताबिक, ऐसा स्पीकर ने भी गेस करके बोल दिया। एंड सम पेनफुल हिस्ट्री अटैच टू द प्लेस। तो उन्होंने ऐसा शो किया कि उस ओल्ड प्लेस से कुछ ना कुछ दुख दर्द वाली हिस्ट्री, कुछ इतिहास अटैच्ड है, कुछ ना कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस उस ओल्ड प्लेस से अटैच्ड है, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। एंड नेवर बोल के वो खिसक लिए कि नहीं, मैं कभी भी उस ओल्ड प्लेस नहीं गया और कभी जाऊंगा भी नहीं। ओके, आई स्ट्रक इन विद ग्रेट एनिमेशन। तो ये जो स्पीकर थे हमारे, वो ग्रेट एनिमेशन में इसीलिए स्ट्रक हो गए क्योंकि जब उन्होंने ये प्लान किया कि अब मैं एक बोल्ड स्टेप लूँगा, यानी अब मैं सिर्फ सामने वाले के क्वेश्चंस का आंसर नहीं करूँगा बल्कि इस इंसान से भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, तो उन्होंने
ये इसीलिए किया ताकि वो सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि वो आखिर है कौन। ओके, नेक्स्ट, आई सेड नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। व्हेन द अदर मैन मेंशन्ड अ लॉस, जब सामने वाले स्ट्रेंजर ने एक लॉस के बारे में मेंशन किया कि अरे मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे घर में इतना बड़ा लॉस हो गया, तो यहाँ पर हमारे स्पीकर ने डिसाइड किया कि वो चुप रहेंगे, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं था कि किस पर्सन के बारे में यहाँ पर लॉस की बात हो रही है, क्या वो पैसों के लॉस की बात हो रही है या किसी पर्सन की लॉस की। तो इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, ही डिसाइडेड टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट, आई ऑलमोस्ट हिकफ्ड विद जॉय, जब आपको बहुत खुशी होती है तो आप एकदम हिचकी लेते हो, यस, किसी बात को। तो स्पीकर ने यहाँ पर हिकफ विद जॉय इसीलिए किया क्योंकि उन्हें उस टाइम पर ये समझ में आ गया था कि ओके, ये सामने वाला इंसान मेरी ग्रैंड मदर के डेथ के बारे में बात कर रहा है। इफ़ ही वेटेड अ लिटिल ही कुड फाइंड आउट हु डाइड, नहीं तो बेसिकली पहले उनको ये पता चल गया कि किसी की डेथ के बारे में बात कर रहा है, तो अगर वो थोड़ा और वेट करते तो उसको ये भी पता चल जाता कि किसकी डेथ हुई थी और सामने वाला बंदा आखिर है कौन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप स्पीकर के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में, उनके एक्शंस के बारे में, इस पूरी स्टोरी में क्या समझते हैं, आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपको बताना है। हर एक इस पॉइंट में से आपको बेसिकली एक एग्जाम्पल देना है टेक्स्ट में से, जो आपको स्पीकर के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। फर्स्ट आता है क्विक थिंकिंग। ओके, चलिए इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात आती है क्विक थिंकिंग। क्या हमारे स्पीकर एक क्विक थिंकर थे? तो यस, हमारे नरेटर एक क्विक थिंकर थे, और इसीलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चन स्ट्रेंजर उनसे पूछ रहा था उसके फटाफट रिस्पॉन्सेज वो दे रहे थे, ताकि वो और स्ट्रेंजर के बारे में जानने की कोशिश कर पाएँ। नेक्स्ट, एबिलिटी टू अडैप्ट। जब आप सामने वाले की सिचुएशन अडैप्ट कर लेते हो, यानी उसमें आप खुद को ढाल लेते हो, तो नरेटर हमेशा स्ट्रेंजर के साथ कैचअप कर रहे थे, यानी कहीं भी स्ट्रेंजर उनको पकड़ नहीं पाया कि यार ये मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर रहा है। वो पूरी कॉन्वर्जेशन को फॉलो अप कर रहे थे, कहीं भी कॉन्वर्जेशन, बातचीत उनकी टूटी नहीं। नेक्स्ट, सेंस ऑफ ह्यूमर। पोएट का, राइटर का सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है? द कैरेक्टर हैज़ एन एक्सेप्शनल सेंस ऑफ ह्यूमर, इज एबल टू नरेट दिस एंटायर इंसिडेंट विद ग्रेट ह्यूमर। तो जो कैरेक्टर है, यानी बेसिकली जो हमारे स्पीकर हैं स्टीफन, उनका बहुत अच्छा ह्यूमर, यानी हंसी मजाक का जो उनका तरीका है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट को उन्होंने बहुत ह्यूमरस, बहुत मजाकिया तरीके से हम रीडर्स के सामने एक्सप्रेस किया है। कंपेटिटिव, क्या वो कंपेटिटिव थे? कंपटीशन वाली फीलिंग थी उनके अंदर? तो यस, वो एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव थे नेचर में, अगर उनकी हम बात करें, क्योंकि वो अगर पूरी सिचुएशन के बारे में सोचें तो वो पूरी सिचुएशन को एक गेम के तौर पर लेके चल रहे थे, एंड खुद को एक एक पॉइंट देते जा रहे थे कि अच्छा मैंने इसका ये क्वेश्चन आंसर कर दिया, चलो एक पॉइंट मुझे मिल गया, चलो इसका दूसरा क्वेश्चन, एक और पॉइंट मुझे मिल गया। तो इस पूरी कॉन्वर्जेशन को बेसिकली वो एक गेम की तरह ले रहे थे और खुद को पॉइंट्स दे रहे थे, और वो खुद को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे एंड श्योर थे कि वो इस पूरी कॉन्वर्जेशन को लीड करेंगे, यानी हमेशा सामने वाले से ऊपर रहेंगे और पता कर लगा लेंगे कि ये स्ट्रेंजर आखिर है कौन। सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी, सामने वाले से ऊपर यानी सुपीरियर रहने की जो इच्छा है वो क्या थी इनके अंदर? यस, फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही हमारे स्पीकर के माइंड में ये एबिलिटी थी कि भाई मैं पूरी सिचुएशन में काम रहूँगा और पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज करूँगा। तो उनको शुरू से ही सुपीरियर रहना था इस पूरी कॉन्वर्जेशन में। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैसे हमारे राइटर स्टीफन ने इस पूरे टेक्स्ट यानी इस पूरे चैप्टर को ह्यूमरस बनाया? ह्यूमरस यानी फ़नी कैसे बनाया है? यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपको गिवन है, वो आपको रीड करने हैं और बताना है कि कैसे इस सेंटेंस को हमारे राइटर ने फ़नी बनाया है। आपको सिचुएशन देखनी है, स्पीकर की पर्सनालिटी कैसी थी उस टाइम वो बता सकते हो, या फिर उस टाइम लैंग्वेज क्या यूज़ करी है हमारे राइटर ने उस सिचुएशन में, वो भी आप लिख सकते हो। चलिए फर्स्ट देखते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दीज डिटेल्स आई नेवर फॉरगेट एनीबडी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। राइटर कहते हैं ये डिटेल्स जो सामने वाले की मैं देख रहा हूँ, स्ट्रेंजर की, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस मैं एक भी बार अगर किसी से मिलाऊँ तो मैं कभी उस इंसान को भूलता नहीं, और इस चीज़ को लेके मैं खुद के बारे में बहुत प्राउड फील करता हूँ। तो ये एक सिचुएशन की आयरनी है, ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है और कितनी फ़नी बात है
कि आपको पता भी नहीं है कि सामने वाला इंसान कौन है, आपको कोई आइडिया भी नहीं है हु द पर्सन इज़, लेकिन फिर भी आपको खुद में प्राउड और अपने अंदर गर्व फील हो रहा है खुद में कि भाई हाँ हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं लोगों को याद रखता हूँ, जबकि आपको याद भी नहीं आ रहा कि सामने वाला इंसान कौन है। ओके, नेक्स्ट, नेवर, आई सेड फर्मली एंड फ्लैटली, दिस हैड टू बी एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? फिक्स्ड, कि ये चीज़ तो बिल्कुल फिक्स्ड रहेगी। तो यहाँ पर नरेटर की पर्सनैलिटी इस चीज़ को बहुत फ़नी बनाती है। क्यों? क्योंकि वो खुद में और इस पूरी सिचुएशन को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। बेसिकली वो इसको गेम ऑफ विट्स मान रहे हैं कि गेम है जिसमें मुझे बातों में सामने वाले से हमेशा ऊपर रहना है और कॉन्कर करना है, यानी सामने वाले को हरा के खुद जीतना है मुझे। और इसी से ये पूरा सेंटेंस जो है बहुत फनी साउंड करता है। ओके, नेक्स्ट, एविडेंटली आई वॉज प्लम रूइंड, यानी अकॉर्डिंग टू द स्पीकर मैं बहुत डीपली बर्बाद हो चुका था उसकी बातों से, ऐसा लग रहा था। तो ये जो सिचुएशन ही थी ये पूरी फ़नी थी, क्योंकि जो नरेटर की पर्सनैलिटी है वो एक मेजर रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, और जिससे सब कुछ बहुत ड्रामेटिक और फ़नी लग रहा था। आप अगर ये पैराग्राफ्स पढ़ेंगे तो अपने आप ही आपको बहुत फ़नी लगेगा। नेक्स्ट, आई ऑलमोस्ट हिकफ्ड विथ जॉय। तो नरेटर की जो पर्सनैलिटी है वो एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव है, जिससे ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस या ये पार्ट ऑफ द स्टोरी बहुत फ़नी हो गया था, क्योंकि यहाँ पर उसको पता नहीं था कि सामने वाला किस लॉस की बात कर रहा है। वो डेथ की बात कर रहा था, और यहाँ पर किसकी डेथ की बात कर रहा है वो, ये स्पीकर को पता नहीं था। और उन्होंने अपने गेस्ट लगाना चालू कर दिए कि अरे अच्छा हाँ, जिसकी डेथ होने वाली थी वो लास्ट में अपने डेथ बेड पर बहुत स्मोक करता था। तो उसके बाद उसने बोला क्या तुम्हारी ग्रैंड मदर स्मोक करती थी जब उनकी डेथ होने वाली थी? अचानक से ही हिकफ विद जॉय, खुशी हुई कि अरे ये मेरी ग्रैंड मदर के डेथ के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो ये पूरी सिचुएशन अपने आप में बहुत फनी थी। नेक्स्ट, व्हाट ही सेड लुकिंग कंफ्यूज्ड, डिड योर ग्रैंड मदर, तो ये लाइन जो है क्या बोलता है, ही इज़ अनश्योर, क्योंकि यहाँ पे ही कौन, स्ट्रेंजर के बारे में बात हो रही है कि स्ट्रेंजर अनश्योर था, उसे पता ही नहीं था कि क्या इसकी ग्रैंड मदर स्मोक करती थी, जबकि वो तो खुद एक झूठ बोल रहा था। यस। नेक्स्ट, स्टंग। स्टंग बेसिकली एक इमोशन होता है। जब कोई मानो आपको मधुमक्खी डंक मार के जाती है उसे आप स्टंग कहते हो। तो जब यहाँ पर राइटर को रियलाइज़ हुआ कि मुझे बेवकूफ़ बना दिया है स्ट्रेंजर ने, मेरे पैसे लूट के चला गया, तो मानो उनको स्टंग फीलिंग आई, जैसे मानो उनको कोई मधुमक्खी डंक मार के चली गई कि मुझे चीट करा, मुझे बेवकूफ़ बनाया, मैं ये बैटल ऑफ विट्स हार गया। ओके, तो ये जो लैंग्वेज यूज़ करी है यहाँ पर राइटर ने, ये पार्ट अपने आप में ही बहुत फ़नी है कि मुझे डंक मार गया वो स्ट्रेंजर। ओके, उन्होंने इस पूरी चीज़ को समराइज़ किया इस एक वर्ड में कि वो कैसा फील कर रहे थे, हाउ ही फेल्ट। उनको अपनी स्टूपिडिटी पर और अपने ऊपर स्टूपिडिटी फील हो रही थी कि मैं कितना स्टूपिड हूँ। इस एक सिंगल वर्ड में उन्होंने बताया कि मैंने कितनी स्टूपिडिटी करी कि मैं उस पर विश्वास करता रहा और उसके साथ बातें कंटिन्यू करता रहा। ओके, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज़ ग्रामर एंड यूसेज। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज है वो आपको रीड करने। फर्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। द स्ट्रेंजर लुक्ड एट मी क्लोजली। स्ट्रेंजर ने मुझे बहुत क्लोजली, बहुत पास से देखा। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं कन्वर्ट करूँ पैसिव वॉइस में तो कैसे करूँगी, आई वॉज लुक्ड एट क्लोजली बाय द स्ट्रेंजर, यानी मुझे देखा गया बहुत पास से स्ट्रेंजर के द्वारा। तो बाय आ जाता है, तो बस फ़र्क इतना रहता है, एक्टिव में सिंपल डायरेक्ट बोलते हो आप, एंड पैसिव में बाय लगा देते हो, यानी कि आप द्वारा यूज़ करते हो। ओके, तो हमने ये सीखा है कि एक्टिव में अगर सेंटेंस है तो उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, बाय यूज़ करके। जब फोकस जो है मूव्स फ्रॉम द डूअर ऑफ एन एक्शन टू द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आपको पैसिव में करना है तो अपना फोकस आपको डूअर ऑफ द एक्शन, यानी जो इंसान एक्शन कर रहा है सेंटेंस से, उससे हटा के जो एक्शन रिसीव कर रहा है उस पर अपना फोकस यानी ध्यान आकर्षित करोगे, तब वो पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जब डूअर ऑफ द एक्शन इज़ अननोन या फिर इम्पॉर्टेंट, जब किसी सेंटेंस में जो बंदा एक्शन कर रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या आपको पता ही नहीं है, तब वो पैसिव में बाय यूज़ करके कन्वर्ट हो जाता है। When we wish to describe change that have happened over a period of time, जो कोई चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुई है, अगर वो चेंज आपको दिखाना हो पर्टिकुलरली, तब आप एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर लेते हो। ओके,
हमने ये चीज़ भी सीखी है कि अगर आपको सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उससे क्या होता है, वॉट यूज टू बी द ऑब्जेक्ट नाउ बिकम्स अ सब्जेक्ट। अगर एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दिया तो जो पहले आपका एक्टिव में पैसिव, जो आपका एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहा करता था वो अब आपका पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। जो आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता था अब वो आपका एजेंट बन जाता है और उसके सामने आप क्या लगा देते हो, बाय लगा देते हो। जो आपका मेन वर्ब होता है एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, वो अब किस में चेंज हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज हो जाता है और वहाँ पे एक ऑक्सिलरी यानी एक हेल्पिंग वर्ब लग जाता है बी। ओके, तो बेसिकली जब आप एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखते हो तो उसका फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और अगर इसी एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हो तो सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एजेंट विथ बाय। यानी अगर आप एग्जाम्पल देखिए, द स्ट्रेंजर कॉल्ड द पॉटर, स्ट्रेंजर ने पॉटर यानी कूली को बुलाया। यहाँ पे स्ट्रेंजर क्या है, आपका सब्जेक्ट, कॉल्ड यानी बुलाया, ये हो गया आपका वर्ब, और ऑब्जेक्ट कौन था, द पॉटर। अब अगर इसी सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब और एजेंट विथ बाय। तो सब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा, बोला ना मैंने कि ऑब्जेक्ट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ये आ जाएगा द पॉटर आपका सब्जेक्ट। फिर बताया हमने कि जो सब्जेक्ट है वो एजेंट में चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो वर्ब था कॉल्ड वो हो जाएगा वॉज कॉल्ड, एक ऑक्सिलरी यानी एक हेल्पिंग वर्ब लग गया यहाँ पे वॉज। और लास्ट में आपका बी या बाय आ जाएगा, बाय द स्ट्रेंजर। तो जो आपका सब्जेक्ट था वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया यानी एजेंट बन गया और यहाँ पे क्या लगा दिया, बाय। इस तरीके से एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस चेंज होते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, कुछ सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में भी हो सकते हैं और पैसिव वॉइस में भी हो सकते हैं। अगर एक्टिव में है तो आप उसको पैसिव में चेंज करिए और अगर पैसिव में है तो एक्टिव में कन्वर्ट करिए। द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू। क्वेश्चन देखते हैं, वत्सल डोनेटेड सम ओल्ड बुक्स टू हिज स्कूल लाइब्रेरी। अब क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है क्योंकि यहाँ पर बाय जो कि एजेंट है वो मिसिंग है, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है एवी, यानी आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको, पैसिव वॉइस में। तो सम ओल्ड बुक्स वर डोनेटेड बाय वत्सल टू हिज स्कूल लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट, दिस आर्टिकल वॉज रिटन बाय देयर वॉर करेस्पॉन्ड। ये आर्टिकल उनके जो वॉर करेस्पॉन्ड थे, जो वॉर में जो मर गए थे, उनके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर बाय है यानी ये क्लियरली पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी अब ये आंसर हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देयर वॉर करेस्पॉन्ड रोट दिस लेटर, डायरेक्ट। यस, सब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर वो सीखा था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये दिखेगा आपको यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अ ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट इन द फिल्म वॉज सीन इन पीपल अक्रॉस द कंट्री। ये आपका हो गया, क्लियरली दिख रहा है मुझे, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो ये पैसिव में चेंज करेंगे तो पीपल अक्रॉस द कंट्री शोड अ ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट इन द फिल्म। ओके, नेक्स्ट, दे हैव क्लोज द स्कूल ऑडिटोरियम फॉर रेनोवेशन। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, द स्कूल ऑडिटोरियम हैज बीन क्लोज फॉर रेनोवेशन, पैसिव। द नोबेल प्राइज विनर मेड अ वेरी इंस्पायरिंग स्पीच टू स्कूल चिल्ड्रन। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव में चेंज करेंगे, दिस इज पैसिव वॉइस, अ वेरी इंस्पायरिंग स्पीच वॉज मेड बाय द नोबेल प्राइज विनर टू द स्कूल चिल्ड्रन। नेक्स्ट, इंडिया बेट द वेस्ट इंडीज इन द सीरीज दैट एंडेड येस्टरडे। अगेन एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये क्योंकि इसमें बाय नहीं है। द वेस्ट इंडीज वॉज बीटन बाय इंडिया इन द सीरीज दैट एंडेड येस्टरडे। तो बाय यूज करके आपने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, चलिए, वी ऑर्डर्ड लंच फॉर अ न्यू पंजाबी रेस्टोरेंट नियर बाय। तो ये जो है लंच वॉज ऑर्डर्ड फ्रॉम अ न्यू पंजाबी रेस्टोरेंट नियर बाय, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने एक्टिव वॉइस में। नेक्स्ट, वी वर स्कोल्डेड बाय द फॉरेस्ट रेंजर फॉर ऑफरिंग फूड टू द एनिमल्स। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये क्योंकि यहाँ पे हमको बाय दिख रहा है। एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, द फॉरेस्ट रेंजर स्कोल्डेड अस फॉर ऑफरिंग फूड टू द एनिमल्स। तो ये रहा आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट, ग्रामर फन है यहाँ पे, इट्स अ क्लासरूम एक्टिविटी, आपको क्लास में पेयर्स बना लेने हैं
और इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर की हेडलाइंस लिखनी है कुछ इवेंट्स के बारे में। एक एक्स्ट्रा लास्ट में अपने लिए खुद और एक और लिख देना आप ये कुछ इवेंट्स है। तो यहाँ पे बताया गया जैसे फर्स्ट, अ फ्लॉक ऑफ डक्स ब्रिंगिंग ट्रैफिक टू अ स्टैंड स्टिल ऑन द नेशनल हाईवे, यानी नेशनल हाईवे रोड है और वहाँ पे फ्लॉक ऑफ डक्स यानी डक्स का झुंड इतना सारा हो गया है कि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक बहुत जाम हो गया है, जिससे वहाँ पे स्टैंड स्टिल हो गया है, यानी गाड़ियाँ आगे क्रॉस नहीं हो पा रही, रोड पे ब्लॉकेज हो गया है। तो इस पर आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइन देनी कि न्यूज़पेपर हेडलाइन क्या दोगे, इस तरीके से रोड पे ब्लॉकेज हो गया है। ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी यहाँ पर सिचुएशंस दी हैं जिसकी न्यूज़पेपर हेडलाइंस आपको देनी है। सो इट्स अ क्लासरूम एक्टिविटी, दिस यू कैन डू इट अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर टीचर। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं विच इज़ वर्ड्स इन यूज़। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज हैं, इसमें आपको कुछ फ्रेजेस फिल करने, सही फ्रेजेस फिल करने। ओके, और ये जो फ्रेजेस हैं आपको इन पैराग्राफ नंबर्स से मिलेंगे जो कि एज अ हिंट के तौर पे आपको दी गई है। लेट्स सी द फर्स्ट वन, जोई थॉट फॉर अ मिनट एंड देन अंडरस्टैंडिंग डैश। जोई ने 1 मिनट के लिए सोचा और फिर अंडरस्टैंड क्या किया, अंडरस्टैंडिंग ब्रोक आउट ऑल ओवर हिज फेस, यानी अंडरस्टैंडिंग उसके पूरे चेहरे पर दिखने लगी, यानी वो इस पूरी सिचुएशन को समझ गया। तो ये फ्रेज आपको कहाँ से मिलेगा, चैप्टर के पैरा नंबर 3 से। ये हिंट उन्होंने आपको दी है। ओके, नेक्स्ट, किसी ने हमें ईमेल किया है ये बोलते हुए कि वो मेरा क्लासमेट था बट आई डू नॉट नो हिम, कि वो मेरा क्लासमेट था, साथ पढ़ता था पर मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। तो पैरा 10 से मिलेगा आपको ये फ्रेज। नेक्स्ट, पिपी फाइंड्स हरसेल्फ इन मैनी स्ट्रेंज सिचुएशंस। पिपी हर बार अपने आप को एक अजीब सी सिचुएशन में पाती है, बट शी नेवर लूजेज हर प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन फिर भी अपना दिमाग का प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी अलर्टनेस, इंटेलिजेंस कभी खोती नहीं है। पैरा 10 से मिलेगा ये। नेक्स्ट, वेन एवर आई एम रेडी रीडिंग अ गुड बुक आई टेंड टू लूज ट्रैक ऑफ टाइम। जब भी मैं कोई अच्छी किताब पढ़ती हूँ तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता, आई लूज ट्रैक ऑफ टाइम। तो पैरा 16 से आपको ये फ्रेज मिल जाएगा। नेक्स्ट, लेट अस एंड दिस आर्ग्यूमेंट, इस बहस को खत्म करते हैं। फॉर वंस एंड फॉर ऑल सेड रोमी, एक ही बार में यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ऐसा रोमी ने कहा। तो पैरा 19 से आपको ये फ्रेज मिल जाएगा। नेक्स्ट, वो चाह रहे थे कि वो पूरी कॉन्वर्जेशन को लीड करें, यानी कि आगे रहें, ऊपर रहें पूरी कॉन्वर्जेशन में, टुवर्ड्स इंडियन हिस्ट्री। और कॉन्वर्जेशन इंडियन हिस्ट्री हमारे भारत के इतिहास के बारे में थी। He had studied it, उन्होंने इस पूरे टॉपिक को पढ़ रखा था। So for him it was safe ground, उनके लिए ये एक सेफ ग्राउंड था, यानी कि एक ऐसा टॉपिक था जिसमें उनकी जीत पक्की ही पक्की थी, उनको उसके आंसर्स पता थे। तो पैरा 30 से आपको ये फ्रेज मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने, आपको जैसा सजेस्ट किया गया है वैसा सेंटेंस फ्रेम करने। जैसे कि पहला वाला देखते हैं, डिस्क्राइब समथिंग यू सिंपली रिफ्यूज टू डू। आपको कोई एक ऐसी चीज़ के बारे में सेंटेंस में बताना है जो आपने सिंपली रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा। यूज़ फ्लैटली इन योर सेंटेंस, और इस सिचुएशन का सेंटेंस बनाते हुए आपको फ्लैटली वर्ड यूज़ करना है अपने सेंटेंस में। तो कैसे करोगे, आई फ्लैटली रिफ्यूज़ टू लिसन टू अनदर पॉलिटिकल स्पीच। मैं फ्लैटली यानी क्लियरली मना करता हूँ कि मुझे सुनना ही नहीं है सामने वाले की पॉलिटिकल स्पीच के बारे में, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये फ्लैटली यूज़ कर लिया। नेक्स्ट, डिस्क्राइब समथिंग यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट अ फ्रेंड। कुछ ऐसी चीज़ आपको बतानी है अपने सेंटेंस में जो आपको क्लियरली अपने फ्रेंड के बारे में समझ में आ रही है, दुनिया वालों को नहीं आ रही पर आपको समझ में आ रही है। अब आपको अपने सेंटेंस में एविडेंटली वर्ड यूज़ करते हुए ये सिचुएशन बतानी है। तो माई बेस्ट फ्रेंड इज़ एविडेंटली अनॉयड विथ मी। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो क्लियरली एविडेंटली दिख रहा है मुझे कि मुझसे अनॉयड है, मुझसे नाराज़ है, गुस्सा है। शी हैज़न्ट टॉक टू मी ऑल डे, क्योंकि उसने पूरे दिन से मुझसे बात नहीं करी। तो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, एविडेंटली यानी क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट, अब कुछ आपको ऐसा डिस्क्राइब करना है दैट हैज़ टू बी डन यूजिंग अ पर्टिकुलर मेथड, यानी उस चीज़ को करने के लिए आपको एक प्रॉपर मेथड यूज़ करना है। एम्प्लॉय वर्ड यूज़ करते हुए आपको ये सेंटेंस फ्रेम करना है। तो लेट्स चेक द सेंटेंस, वी हैव टू एम्प्लॉय फोर्स टू ब्रेक ओपन दिस डोर्स। इस दरवाजे को खोलने के लिए, तोड़ के खोलने के लिए हमें क्या एम्प्लॉय करना पड़ेगा, फोर्स। हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब योर कजिन्स एक्सप्रेशन एज शी थॉट ऑफ अ सीक्रेट प्लान। आपके कजिन का क्या एक्सप्रेशन होगा जैसे उसके दिमाग में कोई सीक्रेट प्लान आया। तो चकल वर्ड आपको यूज़ करना है अपने सेंटेंस में। अब चकल का मतलब क्या होता है, जब आप इस तरीके से हंसते हो
ऐसे करके हंसते हो, यानी मुंह पे हाथ रख के धीरे से हंसते हो, आवाज़ नहीं निकलती लेकिन यू आर ट्राइंग टू चकल, स्माइल, अपने मुंह के अंदर हंसने की कोशिश करते हो, क्योंकि सीक्रेट प्लान है। माई कज़न बिगैन टू चकल एज शी थॉट ऑफ द गिफ्ट शी हैड हिडन अंडर द मदर्स पिलो। जैसे ही उस मेरी कज़न ने सोचा कि मैंने कैसे गिफ्ट छुपाया मम्मा के पिलो के नीचे उनको सरप्राइज़ करने के लिए, इस थॉट ने उसको चकल करवाया, यानी जैसे ये थॉट उसको आया वो चकल करने लगी, यानी कि धीरे से हंसने लगी। ओके, डिस्क्राइब हाउ एन इम्पॉर्टेंट लेटर वॉज मार्क्ड टू इंडिकेट दैट इट वॉज नॉट टू बी ओपन बाय एनी वन बट योर मदर। आपको ये डिस्क्राइब करना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर आया और ये कोई नहीं खोलेगा, बस आपकी मदर ही खोलेगी। तो आपको कॉन्फिडेंशियल यूज़ करना है अपने सेंटेंस में। कॉन्फिडेंशियल चीज़ यानी ऐसी चीज़ बहुत प्राइवेट एंड सीक्रेटिव होती है। तो डू नॉट ओपन द लेटर फ्रॉम द बैंक, बैंक से जो लेटर आया है उसको मत खोलना। इट इज़ एड्रेस टू मदर, उस पर लिखा है कि सिर्फ मदर का नाम लिखा है, वही ओपन कर सकती हैं। एंड मार्क्ड प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, उस पर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, यानी प्राइवेट है, सीक्रेटिव है, सिर्फ मॉम ही उस लेटर को ओपन कर सकती है, सो नोबडी विल ओपन इट। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज़ पंक्चुएशन। अब यहाँ पर हाइफन की बात हो रही है। कभी कभी आप ये वर्ड्स देखते हो जिसके बीच में छोटा सा डैश लगा रहता है, तो ये जो छोटा सा डैश होता है ना, इसको हम कहते हैं हाइफन, HYPHEN, हाइफन। शोज दैट वी विश टू ट्रीट टू और मोर वर्ड्स एज अ सिंगल यूनिट। आप ये किसी वर्ड में क्यों यूज़ करते हो? जब 2 या 3 वर्ड्स को आप एक वर्ड ही दर्शाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, तब आप हाइफन यूज़ करते हो। जैसे फर लाइंड, फर लाइंड कोट होता है ना, वैसे अब फर अलग वर्ड है, लाइंड अलग वर्ड है, लेकिन फर लाइंड आपने एक वर्ड बना दिया हाइफन यूज़ करके, यानी ये पूरा एक वर्ड कंसिडर करेंगे क्योंकि अब इसके बीच में हाइफन यानी वो छोटा सा डैश लग चुका है। तो आपको सिंगल यूनिट बनाना है, यानी 2-3 शब्दों को मिला के एक शब्द जब आप बनाते हो तो आप हाइफन को यूज़ करते हो, और बेसिकली उस वर्ड को हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो आपने फर और लाइंड ये 2 अलग अलग शब्दों को एक शब्द बनाया हाइफन यूज़ करके, और ये बन गया आपका एक कंपाउंड वर्ड। ओके, उसी तरीके से ये वर्ड भी है, सन इन लॉ यानी आपका दामाद, तो सन इन लॉ, इन 3 वर्ड्स को आपने एक वर्ड बनाया हाइफन्स यूज़ करके, 2 हाइफन यूज़ करे, और आपने पूरा एक वर्ड बनाया और इसको आपने कंपाउंड वर्ड बनाया। रोलर स्केटिंग, अगेन एक ही शब्द है हाइफन यूज़ करके। ओके, तो हाइफन एक तरीके का पंक्चुएशन मार्क है, जैसे कि फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, एटसेट्रा। ओके, अब यहाँ पे हाइफन को किस तरीके से आप यूज़ करते हो यहाँ बताया गया है। अनफेमिलियर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि ये एक वर्ड है कि 2 वर्ड है, तो वहाँ आप हाइफन यूज़ कर लेते हो। जैसे अ डिश वॉशर, बर्तन धोने की जो मशीन होती है उसे आप डिश वॉशर कहते हो, तो यहाँ पे आपने हाइफन यूज़ करके इसको कंपाउंड बना दिया। अब ब्रेक इन, ब्रेक इन यानी जब तोड़ के आप अंदर घुसते हो दरवाजे के, दैट इज़ ब्रेक इन। कंपाउंड एडजेक्टिव्स जैसे कि $50 सूटकेस, ये पूरा आपका एक वर्ड होगा, $50 बीच में हाइफन लगा हुआ है। अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको हम शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट, नंबर्स बिटवीन 21 एंड 99, 21 से लेके 99 के जो वर्ड्स होते हैं, इनके जब आप वर्ड्स फॉर्म में लिखते हो तब आप क्या यूज़ करते हो? हाइफन। जैसे 24, तो 20 और 4 के बीच में हाइफन आ गया और ये पूरा बन गया 24। 55, अगर मैंने बोला 64 तो 64, अब ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, बीच में हाइफन लगा दूंगी, एक वर्ड बन गया 64, ऐसे। ओके, सर्टेन प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस वो वर्ड होते हैं जो वर्ड के पहले लगते हैं। तो मिड एयर क्रैश, हवा में बीच में ही जब एरोप्लेन बीच में मिड एयर में क्रैश हो जाता है उसे हम मिड एयर क्रैश कहते हैं। नॉन वायलेंट मार्च, एक ऐसी मार्च, एक ऐसी रैली जो गांधी जी ने करी थी जो नॉन वायलेंट थी, जिसमें कोई मार धाड़ खून खराबा नहीं था। तो अगेन यहाँ पे नॉन वायलेंट के बीच में हाइफन लग गया तो बन गया एक फ्रेज। ओके, चलिए यहाँ पर अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज आ गई है। यहाँ पर कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे कि इस तरीके से कुछ फ्रेजेस गिवन है, सही जगह पर आपको हाइफन पुट करके कंपाउंड वर्ड्स बनाने। द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू, देख लेते हैं। अ मैन हु लुक्स स्ट्रेंज, एक ऐसा इंसान जो स्ट्रेंज, बहुत अजीबोगरीब दिखता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? अ स्ट्रेंज लुकिंग मैन। तो स्ट्रेंज लुकिंग के बीच में हाइफन यूज करके आपने पूरा कंपाउंड वर्ड बना दिया, अ स्ट्रेंज लुकिंग मैन।
ओके नेक्स्ट, अ राइड दैट लास्टेड 6 आवर्स, एक ऐसी राइड जो 6 घंटे तक चली, तो अ 6 आवर राइड, यहाँ पे हाइफन यूज करके आपने इसको कंपाउंड वर्ड बना दिया। नेक्स्ट, आईज दैट लुक सैड, एक ऐसी आंखें जो बहुत दुखी दिख रही हैं, तो सैड लुकिंग आईज। अ स्क्विरल विद अ बुशी टेल, एक ऐसी स्क्विरल जिसकी टेल बहुत बुशी थी, बहुत फेदर्स एंड बहुत सारे फर था उसकी टेल पूंछ पे, अ बुशी टेल्ड स्क्विरल, इसको ऐसे यूज करेंगे हम, कंपाउंड वर्ड्स ऐसे बनाएंगे। हेयर दैट रीचेस डाउन टू वन शोल्डर, ऐसे बाल जो किसी के शोल्डर तक आएंगे, तो शोल्डर लेंथ हेयर बोलेंगे उसको हम। अ बेबी दैट इज 3 months ओल्ड, 3 महीने का बेबी, अ 3 month ओल्ड बेबी, तो 2 हाइफन यूज करने की जरूरत पड़ी यहाँ पे, और 2 हाइफन यूज करके आपने उसे कंपाउंड वर्ड बनाया। तो 2 हाइफन भी यूज कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, जैसे सन इन लॉ मदर इन लॉ में करते हैं। अ गर्ल विद ब्राउन हेयर, अ ब्राउन हेयर्ड गर्ल। अ प्राइज ऑफ 1 लाख, 1 लाख का प्राइज, तो क्या बनेगा ये, 1 लाख प्राइज। ओके इस तरीके से आप हाइफन यूज करके कंपाउंड वर्ड्स यानी कि एक फ्रेज बना देते हो उसको। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज योर लिसनिंग सेगमेंट। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपने कभी रेलवे स्टेशन अगर गए हो तो आपने अनाउंसमेंट सुनी होगी, वो माइक पे अनाउंसमेंट होता है कि ऐसा करना है ऐसे करना है, वो लेडी हमेशा बोलती रहती है, तो आपने वो अनाउंसमेंट सुनना है और रेलवे एटिकेट्स यानी रेलवे से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो आपको सुन के अपने दिमाग में रखना है, और उसके बाद इन सेंटेंसेस को सही वर्ड्स द्वारा फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑलरेडी आपके लिए किया हुआ है, टू अवॉइड रशिंग अराइव अर्ली, आप रश ना करो, जल्दबाजी ना करो ट्रेन पकड़ने की, इसलिए अराइव अर्ली, जल्दी पहुंच जाओ, ये एक रेलवे एटिकेट है यानी रेलवे का रूल है। नेक्स्ट, ओवर क्राउडिंग मत करो डोर पे, यानी ट्रेन के दरवाजे पर भीड़ मत लगाओ। फर्स्ट लेट पैसेंजर्स लीविंग द ट्रेन मूव, यानी सबसे पहले जो पैसेंजर्स ट्रेन से उतर रहे हैं उनको उतरने दो क्योंकि उनका स्टेशन आ गया है, एंड देन मूव फॉरवर्ड, और फिर आप आगे फॉरवर्ड चलो ट्रेन के अंदर। ओके नेक्स्ट, डू नॉट पुट फुटवेयर और लगेज ऑन द सीट, ट्रेन की सीट्स पर अपने चप्पल जूते फुटवेयर या लगेज यानी सामान मत रखो, उसके लिए नीचे स्पेस गिवन है। नेक्स्ट, ऑफर टू गिव अप योर स्पेस और सीट फॉर समवन, अगर कोई एल्डरली यानी बड़ा बूढ़ा आपको दिख रहा है ट्रेन में जिसके पास सीट नहीं है, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई अनवेल कोई बीमार दिख रहा है, या कोई बहुत थका हुआ दिख रहा है, तो आप अपनी सीट उनको दे सकते हो एज अ मैटर ऑफ हेल्प। ओके नेक्स्ट, अवॉइड स्मेली फूड, ट्रेन में स्मेल वाला खाना अवॉइड करो क्योंकि इससे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है स्मेल की वजह से। ड्रिंक एंड लाउड कॉन्वर्जेशन म्यूजिक, यानी कि कोई ऐसा खाना या पीने की चीज़ जिसमें स्मेल है वो आपको अवॉइड करनी है, नहीं लानी ट्रेन में, और ज़ोर ज़ोर से आपस में आप लोग बात कर रहे हो, म्यूज़िक सुन रहे हो, लाउड म्यूज़िक, वो नहीं अलाउड है, इससे दूसरे पैसेंजर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। नेक्स्ट, वाइल लीविंग लेट वुमेन एंड चिल्ड्रन लीव फर्स्ट, वाइल लीविंग आपका स्टेशन आ गया, आपको नीचे उतरना है, सबसे पहले औरतों और बच्चों को उतरने दो, एंड डिस्पोज ऑफ गार्बेज इन अ बिन, जो भी गार्बेज जो भी खाने पीने का कचरा आपने वहाँ इकट्ठा कर लिया है उन सबको उठा के गार्बेज यानी डस्टबिन में डाल दो ताकि वो जगह अब नेक्स्ट आने वाले पैसेंजर्स के लिए क्लीन रहे। ओके ओके चलिए आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में, विच इज़ योर राइटिंग सेगमेंट। यहाँ पर कैरेक्टर स्केच लिखना बताया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी हम किसी भी इंसान का कैरेक्टर स्केच लिखते हैं यानी किसी भी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिखते हैं किसी स्टोरी को पढ़ के, तो हम ये डिटेल्स ज़रूर मेंशन करते हैं। उसमें क्या क्या मेंशन करते हैं कि उस पर्सन का क्या सर्कमस्टेंस यानी क्या सिचुएशन रही है स्टोरी में, उस पर्सन की उम्र कितनी है, वो पर्सन क्या जॉब करता है, उसकी फैमिली के बारे में या कोई और डिटेल अगर हमें पता है तो वो मेंशन करते हैं हम कैरेक्टर स्केच में। यस, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें उस कैरेक्टर ने स्टोरी में कही हैं या करी हैं वो भी हम मेंशन करेंगे। वॉट दोज थिंग्स शो अबाउट देयर फीलिंग्स, और इन सब चीज़ों के बाद ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं जो आपको समझ में आती हैं उस कैरेक्टर के बारे में, उसके क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं, जो सब कुछ भी आपको पता चलता है उस कैरेक्टर के बारे में, वो सब कुछ आप कैरेक्टर स्केच में मेंशन करते हो। ओके चलिए अब आपको क्या करना है, आपको भी कैरेक्टर स्केच लिखना है। अब किसका, स्पीकर का, स्पीकर यानी कौन, हमारे राइटर किसका, स्टीफन लिंकन के बारे में जो कि स्टोरी में नरेटर थे। ओके और आपको ये सारी हिंट्स यूज़ करनी है उनका कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए, जैसे कि आपने उनको पहली बार कहाँ देखा था, यस,
उनके बारे में आप क्या गेस कर पाते हो कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, किस फैमिली से आते हैं, स्ट्रेंजर के बारे में उनकी मीटिंग कैसी थी, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसी थी, उन्होंने स्पीकर ने क्या क्या कॉन्वर्जेशन करी स्ट्रेंजर के बारे में, उस सामने वाले स्ट्रेंजर की आइडेंटिटी जानने के लिए उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स लगाए, कैसे स्पीकर ने फील किया जब मिस्ट्री सॉल्व हो गई, यानी जब उन्हें पता चल गया कि उस स्ट्रेंजर ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया, पैसे लूट लिए, और उन दोनों में से बेसिकली क्लेवर कौन था, स्ट्रेंजर थे कि स्पीकर, वो आपको बताना है। तो ये सारी हिंट्स आपको यूज़ करनी है और साथ ही साथ चैप्टर में से एग्जाम्पल्स और रीजंस देते चलने हैं आपको। यू मे बिगिन लाइक दिस, तो अब कैरेक्टर स्केच की बिगिनिंग उन्होंने एज अ हिंट के फॉर्मेट में आपको दे दी है, तो हम इससे शुरुआत करेंगे अपने कैरेक्टर स्केच के, देन हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कैरेक्टर स्केच यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो स्पीकर जो हैं हमारे राइटर, वो काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, यस, और तभी तो वो पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, इसलिए इतनी लग्जूरियस ट्रेन, इतनी महंगी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। काफ़ी पोलाइट पर्सन हैं, उन्होंने एक स्ट्रेंजर से अच्छे से बात करी, और उनके बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, यानी कोई भी चीज़ को ध्यान से देख ज़रूर लेते हैं, क्योंकि तभी तो वो बता पाए। उन्होंने फर लाइन्ड कोट पहना था स्ट्रेंजर ने, और एक $50 सूटकेस कैरी किया था, यस। वो ये कहते हैं कि वो कभी भी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोते, यानी अपने दिमाग की सोचने की शक्ति को खोते नहीं है जब भी वो किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं। कैसी सिचुएशन? ऑकवर्ड, यानी कि जब कोई इंसान उनके पास आता है, कहता है कि अरे मैं तो आपका पुराना दोस्त हूँ, कैसे है, वो याद ही नहीं कर पा रहे ये कौन है, तो इन टाइप की सिचुएशंस में वो बहुत कामली और बहुत कॉन्फिडेंटली डील करते हैं। हमारे स्पीकर को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि सामने वाला पर्सन आखिर है कौन, इसीलिए वो शांत रहे और पोलाइटली, यानी उन्होंने अच्छे से बात करी, उन्होंने पैनिक नहीं किया, घबराए नहीं कि अरे कौन है, मैं कैसे इसकी बातों का जवाब दूंगा। और उन्होंने सामने वाले से कॉन्वर्जेशन अवॉइड भी नहीं करी, यानी ऐसा भी नहीं किया कि इसको इग्नोर करे, कौन बात करे याद ही नहीं आ रहा, नहीं, उन्होंने उससे बातचीत करी और डायरेक्टली बातचीत करी ताकि वो स्ट्रेंजर को पहचान पाएँ, रिकग्नाइज कर पाएँ। इससे ये पता चलता है कि वो खुद के बारे में ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत क्लेवर हूँ, यानी होशियार हूँ। तो ये हमें इतना पता चलता है उनके बारे में। जैसे ही वो अलग अलग अटेम्प्ट्स, यानी अलग अलग कोशिशें कर रहे थे सामने वाले इंसान की आइडेंटिटी जानने के लिए, द मैन आर एक्चुअली स्मार्ट एट द एंड एंड ही टर्न्ड आउट टू बी लेस क्लेवर। तो उससे क्या हुआ, वो जो मैन था, वो जो स्ट्रेंजर था, वो लास्ट में बहुत स्मार्ट निकला, क्योंकि वो तो एक चोर था। और आखिरी में हमारे राइटर थोड़े कम क्लेवर निकले उस स्ट्रेंजर से अगर कंपेयर करें, क्योंकि वो क्या हुआ, स्ट्रेंजर उनसे पैसे लूट के चला गया, यस, स्ट्रेंजर उनके पैसे ले गया और उसने बहुत वेल प्लान्ड एक्टिंग करी, बहुत उल्टी पुल्टी गोल मोल बातें करी हमारे स्पीकर से। द अदर आइडिया विच द स्पीकर हैज़ ऑफ हिमसेल्फ एंड विच इज़ नॉट क्वाइट एक्यूरेट इज़ दैट ही हैज़ गुड मेमोरी। अब स्पीकर को अपने बारे में ये भी लगता है कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, यानी मैं अगर किसी से एक बार भी मिलाऊं तो मैं उसको भूलूंगा नहीं, यानी भले मैं उसकी शक्ल भूल जाऊं, उसका अपीयरेंस भूल जाऊं, लेकिन मुझे याद ज़रूर आ जाएगा कि वो कौन है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि स्पीकर को लग रहा था कि भाई ये कौन है, मैं पहचान जाऊँगा, लेकिन वो नहीं पहचान पाए, बल्कि वो चोर तो उनको बेवकूफ़ बना के निकल गया। हमें ये बात पता है कि उनकी मेमोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। He himself goes on to list and does not remember names, यानी वो खुद ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमें ये बात कैसे पता चल रही है स्पीकर के बारे में, क्योंकि वो खुद ही बोल रहे हैं कि कई बार मैं लोगों के नाम, चेहरे, अपीयरेंस, यानी दिखते कैसे हैं, उनके कपड़े कैसे पहनते हैं, मैं भूल जाता हूँ, मेरी अंदर ये आदत है। और फिर भी वो क्या बोलते हैं, मैं लोगों को याद रख रहा हूँ। तो अपने बारे में 2 बातें करें वो। फिर भी अगर स्टोरी के एंड की बात करें तो उनको अपनी मिस्टेक, अपनी गलती रियलाइज़ हो गई, समझ में आ गई कि भाई उनको चीट करा गया है, यानी उस स्ट्रेंजर ने उनको बेवकूफ़ बनाया, और उन्होंने ये बात एडमिट करी, यानी चैप्टर में खुद बोली है कि अब मैं एक्स्ट्रा क्लेवर बनने की कोशिश नहीं करूँगा, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये लेसन, ये जो सीख मुझे आज मिली है, उसको हमेशा याद रखूँगा। इससे हमें ये पता चलता है कि दैट ही इज़ विलिंग टू लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि स्पीकर एक ऐसे पर्सन है कि जो अपनी गलतियों द्वारा सीखते हैं, दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करेंगे, वो अपनी गलती से एक नया सबक सीखेंगे। ओके, सो दिस वॉज अ कैरेक्टर स्केच ऑफ आवर स्पीकर फ्रॉम द चैप्टर, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो आप चाहें तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए, जहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगे, एंड इनकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।